आप सबको मेरा नमस्कार। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, जिन्हें अरस्तु की क्रांति की धारणा भी कहा जाता है या अरस्तु का क्रांति सिद्धांत भी उसे कहा जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में हिंसा या अन्य किसी तरीके से कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो उसे सामान्यतः अपन क्रांति कहते हैं। और क्रांति राजनीतिक प्रणालियों की एक बड़ी समस्या है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक है वो विद्यमान है। क्योंकि ये राजनीतिक समस्या, इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययनकर्ताओं के लिए क्रांति की समस्या का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अरस्तु के समय भी क्रांति जो है वो शासन व्यवस्थाओं की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। अरस्तु के समय की यूनानी नगर राज्यों में जो है वो क्रांति है वो निरंतर हुआ करती थी। ये उस समय भी एक बड़ी राजनीतिक समस्या थी, इसलिए अरस्तु के लिए स्वाभाविक था कि वो उस राजनीतिक समस्या का अध्ययन करें। और अरस्तु ने अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर क्रांति की समस्या का अध्ययन है वो किया। और उसने अपने समय में जितने भी संविधान प्रचलित थे उनका तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। ये कहा जाता है कि 158 संविधानों का तुलनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करके उसने अपने विचारों का प्रतिपादन है वो किया। अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स के 5वें खंड में क्रांति की अवधारणा का विस्तार पूर्वक जो है प्रतिपादन उसने है वो किया है। और उसने क्रांति का अर्थ बताया, उसमें क्रांति के उत्पन्न होने के कारण बताए हैं और क्रांतियों को रोकने के उपाय भी उसने वो बताए। और अरस्तु ने क्रांति के उत्पन्न होने के जो कारण बताए हैं उन कारणों से आज भी क्रांतियाँ हैं वो होती हैं। अरस्तु ने क्रांतियों के रोकने के जो उपाय बताए हैं उन उपायों का प्रयोग है वो आधुनिक समय में भी शासक है वो क्रांतियों को रोकने के लिए करते हैं। इसका अर्थ यह है कि अरस्तु के जो क्रांति संबंधी विचार हैं वो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। सबसे पहले क्रांति का अर्थ, कि अरस्तु ने क्रांति का अर्थ क्या दिया। अरस्तु ने क्रांति का अर्थ है वो बहुत ही संक्षेप में है वो दिया है। अरस्तु ने क्रांति का अर्थ बताया है संविधान में परिवर्तन। केवल छोटा सा अर्थ है, संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। अरस्तु के अनुसार यदि संविधान में परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन चाहे हिंसा के द्वारा हो, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से हो, चाहे वो चुनाव से हो, चाहे वो वैधानिक तरीके से हो, चाहे वो अवैधानिक तरीके से हो, यदि संविधान में परिवर्तन हुआ है तो वो क्रांति है। आधुनिक समय में अपन इसे क्रांति नहीं मानते। क्रांति का आधुनिक अर्थ अरस्तु के अर्थ से भिन्न है। आधुनिक समय में अपन हिंसा और अवैधानिक तरीके से यदि राजनीतिक परिवर्तन किया जाता है तो उसे ही क्रांति मानते हैं, जबकि अरस्तु ने जो है संविधान में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को, चाहे वो हिंसा से हो, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, चाहे वो निर्वाचन के द्वारा किया गया हो, चाहे वो जो है वो अन्य किसी तरीके से किया गया हो, यदि संविधान में परिवर्तन हुआ है तो वो अरस्तु की दृष्टि में क्रांति है। तो इस तरह से अरस्तु के अनुसार क्रांति जो है वो केवल संविधान में बदलाव है, वही क्रांति है। आधुनिक समय में जिस तरह से फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति, उस अर्थ में अरस्तु की क्रांति नहीं। अब अरस्तु ने क्रांतियों के कुछ प्रकार भी बताए हैं, रूप भी है उसने बताए हैं। जैसे यदि किसी संविधान में आंशिक बदलाव किया गया है, थोड़ा ही परिवर्तन किया गया है, तो वो आंशिक क्रांति कहलाएगी। और यदि किसी संविधान को संपूर्ण बदल दिया गया है तो वो जो है वो पूर्ण क्रांति है वो कहलाएगी। इसके अलावा यदि क्रांति हिंसा के द्वारा हुई है तो वो हिंसक क्रांति कहलाएगी। और यदि क्रांति जो है शांतिपूर्ण तरीके से संविधान में बदलाव किया गया है तो वो अहिंसक क्रांति है वो कहलाएगी। यदि किसी राज्य में केवल शासक को हटाने के लिए क्रांति की जाती है तो वो जो है वो व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी। और यदि कई बार ऐसा भी होता है कि शासक जो है वो यथावत रहता है लेकिन संविधान में बदलाव कर दिया जाता है, तो इस तरह की जो क्रांति है उसको अरस्तु ने अव्यक्तिगत क्रांति है वो कहा है। कई बार जो है राजनेता जो है अपने
उग्र और जोशीले भाषणों के द्वारा जो है वो लोगों को भड़काकर राजनीतिक बदलाव ले आते हैं, उसे वाग्वीरों की क्रांति या वैचारिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति का नाम है उसको दिया जाता है। और कई बार क्या होता है कि एक वर्ग सत्ता में होता है और उस वर्ग विशेष को सत्ता से हटाने के लिए क्रांति की जाती है, तो वो वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति है वो कहलाती है। और अब अपन चर्चा करते हैं क्रांतियों के कारणों की। तो अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों पर भी विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला है और उसने जितने भी क्रांति के कारण बताए हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया है। क्रांति के सामान्य कारण, क्रांतियों के उत्पन्न होने के विशिष्ट कारण और विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों के कारण। तो क्रमवार इनको अपन पढ़ेंगे। तो पहले है क्रांति का सामान्य कारण। अरस्तु ने बताया कि क्रांति का जो सामान्य कारण है वो होती है समानता की भावना। किसी भी समाज में जो है समानता के विषय में 2 विरोधी दृष्टिकोण प्रचलित है वो रहते हैं। एक होता है आम जनता का, एक होता है कुलीन वर्ग का। आम जनता का ये मानना है कि सभी मनुष्य समान होते हैं, इसीलिए सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, किसी को भी विशिष्ट अधिकार या विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। समानता के विषय में दूसरा दृष्टिकोण होता है कुलीन वर्ग का। कुलीन वर्ग का ये मानना होता है कि वो कुल, धन या योग्यता की दृष्टि से सामान्य लोगों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको अधिकार भी सामान्य लोगों से अधिक मिलने चाहिए, यानी उनको विशेषाधिकार है वो मिलने चाहिए। समानता के विषय में ये जो 2 विचार हैं, इन दोनों विचारों के टकराव से ही क्रांति है वो होती है। यदि एक वर्ग का समानता का सिद्धांत लागू किया जाता है तो दूसरे वर्ग के साथ असमानता है वो होती है और इसी असमानता के कारण क्रांति है वो होती है। क्रांति का जो दूसरा कारण उसने बताया है वह है क्रांति का विशिष्ट कारण। और क्रांति के उत्पन्न होने के जो विशिष्ट कारण बताए हैं उसमें अरस्तु ने बहुत सारे कारण हैं वो बताए। जैसे एक कारण बताया शासकों की स्वार्थ की भावना। शासक यदि जनहित की उपेक्षा करके जो है वो अपने स्वार्थों को पूरा करने में लग जाते हैं, तब जनता में असंतोष उत्पन्न होता है और वो उनके विरुद्ध क्रांति कर देती है। विशिष्ट कारणों में एक कारण बताया सम्मान की लालसा। प्रत्येक व्यक्ति में सम्मान की लालसा होती है और कई बार शासक असावधानीवश ऐसे लोगों को सम्मानित कर देता है जो सम्मान पाने के जो हकदार नहीं होते, और जो हकदार होते हैं उनको सम्मान से वंचित कर देता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों में असंतोष उत्पन्न होता है और क्रांति हो जाती है। एक क्रांति का कारण बताया घृणा, कि यदि शासक कई बार किसी वर्ग विशेष के प्रति घृणा करना शुरू कर देता है तो उसकी वजह से भी क्रांति है वो होती है। अरस्तु ने विशिष्ट कारणों में क्रांति का एक कारण बताया है भय। जब राज्य के कुछ लोगों में भय होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है तो वो उस अन्याय से बचने के लिए क्रांति है वो कर देते हैं। विशिष्ट कारणों में एक कारण बताया द्वेषता की भावना, कि शासक किसी वर्ग विशेष के प्रति द्वेषता का भाव रखता है तो वर्ग जो है वो अवसर मिलने पर क्रांति कर देता है। क्रांति का एक कारण बताया जातियों की विभिन्नता। अरस्तु के अनुसार यदि किसी राज्य में जो जातियों की विभिन्नता होगी, बहुत सारी जाति के लोग रहेंगे, तो लोग जो हैं वो सत्ता पाने के लिए संघर्ष करेंगे और उनके परिणामस्वरूप क्रांति है वो होगी। क्रांति का एक कारण जो अरस्तु ने बताया है वह बताया अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा, कि राज्य में छोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और जो अल्प परिवर्तन होते हैं, छोटे परिवर्तन होते हैं, वो भविष्य में बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, और जब बड़ा रूप धारण कर लेते हैं तब उन पर नियंत्रण पाना आसान नहीं होता, वो क्रांति का कारण बन जाते। इसलिए शासक यदि छोटे परिवर्तनों की उपेक्षा करता है तो वो भी भविष्य में क्रांति का कारण है वो बनता है। विशिष्ट कारणों में क्रांति का
एक कारण अरस्तु ने बताया है विदेशियों का बाहुल्य, यानी किसी राज्य में यदि बड़ी तादाद में विदेशी आकर बस जाते हैं तो विदेशियों की एक नई संस्कृति है वो राज्य में उत्पन्न हो जाती है, और ये विदेशी अवसर मिलने पर फिर क्रांति है वो कर देते हैं। विशिष्ट कारणों में क्रांति का एक कारण अरस्तु ने बताया है शासकों की असावधानी। अरस्तु ने बताया कि कई बार शासक असावधानीवश ऐसे लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त कर देता है जो कि वास्तव में देशद्रोही होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अवसर मिलता है तो फिर क्रांति है वो कर देते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण क्रांति का कारण अरस्तु ने बताया है वो बताया आर्थिक विषमता, यानी राज्य में आर्थिक विषमता होगी, गरीबी और अमीरी की खाई जितनी ज़्यादा गहरी होगी वहाँ क्रांति की संभावनाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। विशिष्ट कारणों में क्रांति का एक और कारण अरस्तु ने बताया है वह मध्यम वर्ग का अभाव, यानी किसी राज्य में यदि मध्यम वर्ग नहीं होगा, केवल निम्न वर्ग और उच्च वर्ग ही होगा, तो उस राज्य में भी क्रांति की संभावनाएं बनी रहेंगी, क्योंकि निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के बीच में टकराव होगा और वो टकराव क्रांति को है वो जन्म देगा। तो मध्यम वर्ग का अभाव भी है वो क्रांति को जन्म देता है। और एक जो क्रांति का कारण बताया अरस्तु ने राज्य की भौगोलिक स्थिति। कई बार राज्यों की भौगोलिक स्थिति ऐसी होती है जो वहाँ के नागरिकों को विभाजित करती है। जैसे नागरिकों के बीचों बीच जो है वो नदी बह रही है या पर्वत श्रृंखला गुजर रही है तो नागरिकों को विभाजित करती है। तो इस तरह की भौगोलिक स्थिति भी कई बार क्रांतियों का कारण है वो बनती है। तो ये हैं क्रांतियों के विशिष्ट कारण। अब विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण, यानी अलग अलग तरह की शासन प्रणालियों में क्रांतियों के अलग अलग तरह के यानी विशिष्ट कारण है वो होते हैं। जैसे कि कुलीन तंत्र में क्रांति किस कारण से होती है, राजतंत्र में किस कारण से होती है और लोकतंत्र में किस कारण से होती है। तो पहले है कुलीन तंत्र में क्रांति किस कारण से होती है। तो जैसा आपको पता होगा कि कुलीन तंत्र में जो सत्ता है वो कुलीन और धनिक वर्ग के हाथ में होती है, इसलिए कुलीन तंत्र में जो है जो साधारण वर्ग के जो लोग जन साधारण होता है उनके साथ भेदभाव होता है, और इसलिए वह असंतुष्ट होकर कुलीन वर्ग को सत्ता से हटाने के लिए वहाँ क्रांति कर देते हैं। दूसरा है राजतंत्र में क्रांति, यानी राजतंत्र में क्रांति किस कारण से होती है। तो अरस्तु ने बताया राजतंत्र में शासकों की निरंकुशता और राज परिवारों के आंतरिक षड्यंत्रों के कारण क्रांति है वो होती है। और तीसरा है लोकतंत्र में क्रांति, यानी लोकतंत्र में क्रांति किस कारण से होती है। तो लोकतंत्र में बहुसंख्यक जनता का शासन होता है और किसी भी राज्य में निर्धन सामान्य लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ राजनेता सत्ता प्राप्ति करने के लिए बहुसंख्यक यानी सामान्य और गरीब लोगों को जो है वो अपने पक्ष में करने के लिए उन्हें धनिकों के विरुद्ध भड़काने का काम करते हैं, जिनसे धनिक यानी कुलीन वर्ग में असंतोष और भय उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुलीन वर्ग के जो लोग हैं वो लोकतंत्र में क्रांति कर देते हैं। तो ये हैं क्रांतियों के उत्पन्न होने के कारण। अब बात करते हैं क्रांतियों के रोकने के उपायों पर। तो अरस्तु ने क्रांतियों के उत्पन्न होने के कारण ही नहीं बताए, बल्कि उसने जो है क्रांतियों को रोकने के उपाय भी बताए हैं। और अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने के जो उपाय बताए हैं वो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं। आधुनिक समय के शासक भी अरस्तु के द्वारा सुझाए गए इन उपायों का उपयोग है वो करते हैं। तो अरस्तु ने कई उपाय क्रांतियों को रोकने के लिए बताए हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला उपाय उसने बताया कि संविधान के प्रति जनता की आस्था विकसित करनी चाहिए। यदि लोग अपने संविधान के प्रति आस्था रखेंगे तो वो उसे कभी भी नहीं बदलेंगे, उसके खिलाफ कभी भी क्रांति नहीं करेंगे। क्रांति को रोकने का जो दूसरा उपाय अरस्तु ने बताया वो था समानता की स्थापना। तो चूंकि मैंने क्रांति उत्पन्न होने के कारणों में एक कारण बताया था विषमता क्रांति को जन्म देती है, इसीलिए क्रांति को रोकने का उपाय है कि राज्य में
पूरी तरह से समानता स्थापित होनी चाहिए। लोगों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगला जो उपाय क्रांति को रोकने के लिए बताया अरस्तु ने, वो था आर्थिक समानता की स्थापना। चूँकि अरस्तु ने बताया कि आर्थिक विषमता क्रांति को जन्म देती है, इसलिए क्रांति को रोकने का उपाय है कि राज्य में आर्थिक समानता की स्थापना हो, यानी गरीबी और अमीरों के बीच की जो खाई है वो ज़्यादा गहरी नहीं हो। एक कारण उसने बताया मध्यम वर्ग का विस्तार। क्योंकि उसने बताया था कि किसी राज्य में मध्यम वर्ग का अभाव होगा तो वहाँ क्रांति की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसलिए उसने क्रांति को रोकने का उपाय बताया कि राज्य में मध्यम वर्ग का विस्तार होना चाहिए, यानी गरीबों की संख्या कम हो, अमीरों की संख्या कम हो, केवल मध्यम वर्ग हो। क्योंकि मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग होता है जो उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के टकराव को रोकने का काम करता है। अरस्तु के सुझाव का आधुनिक सरकारें भी प्रयोग करती हैं। आधुनिक सरकारों का भी मुख्य ध्यान जो है वो मध्यम वर्ग पर ही होता है, मध्यम वर्ग के विस्तार पर ही वो होता है। क्रांति को रोकने का एक जो उपाय अरस्तु ने बताया वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का जो केंद्रीकरण होता है वो भी क्रांति का कारण बनता है। इसलिए अरस्तु ने बताया क्रांति को रोकने के लिए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता विभिन्न व्यक्तियों में और वर्गों के बीच में वो बटी हुई होनी चाहिए। क्रांति को रोकने का जो एक और उपाय जो उसने बताया है वह है शासकीय पदों का न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण का मतलब है कि सत्ता में आने का सभी वर्गों को और अधिक से अधिक व्यक्तियों को सत्ता में आने का अवसर है वो दिया जाना चाहिए। जब प्रत्येक वर्ग को सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तो प्रत्येक वर्ग जो है वो सत्ता से जुड़ा रहेगा और वो उसके खिलाफ क्रांति नहीं करेगा। अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में जाने का अवसर मिले, इसलिए अरस्तु ने सुझाव दिया था कि शासकीय पदों की अवधि है वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में आने का अवसर है वो प्राप्त हो। और अगला जो उपाय क्रांति को रोकने का अरस्तु ने बताया है वो बताया कि शासकों को अपनी जनता के प्रति अच्छा और स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, और शासक जब अच्छा व्यवहार करेगा तो लोग शासक के विरुद्ध क्रांति नहीं करेंगे। एक उपाय बताया कि नागरिकों के बीच में जो है अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना का विकास किया जाए। यदि नागरिकों में देशभक्ति की भावना प्रबल होगी तो वहाँ क्रांति की संभावनाएं भी है वो कम है वो हो जाएंगी। क्रांति को रोकने का जो अगला उपाय अरस्तु ने बताया वो था सत्ता का सदुपयोग। सत्ता जन कल्याण के लिए होती है और सत्ता का प्रयोग जब जन कल्याण के लिए किया जाता है तब वो सत्ता का सदुपयोग कहलाता है, और जब शासक ऐसा करेगा तो वहाँ क्रांति की संभावनाएं भी शून्य है वो हो जाएंगी। और एक उपाय उसने बताया अल्प परिवर्तनों पर निगरानी। जैसा कि क्रांति के कारणों में मैंने आपको बताया था कि अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा क्रांति का कारण बनती है, इसलिए क्रांति को रोकने का उपाय है कि शासक छोटे बड़े प्रत्येक परिवर्तनों पर नज़र रखे, और कोई नई प्रवृत्ति या परिवर्तन उभरता है तो शासक को उसका समाधान उसी समय कर देना चाहिए ताकि वो बड़ा रूप न ले पाए। और अंत में क्रांति को रोकने का एक जो बड़ा और महत्वपूर्ण कारण अरस्तु ने बताया है वो है कि जनता का ध्यान विदेशी घटनाओं की ओर जो है वो आकृष्ट करना। इसका मतलब ये है कि जब शासक को अंदेशा हो कि जनता में उसके खिलाफ आक्रोश चरम पर है, असंतोष चरम पर है और जनता कभी भी उसके खिलाफ क्रांति कर सकती है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्रांति को रोकने के लिए इस उपाय का सहारा लेना चाहिए। और इस उपाय के द्वारा शासक को जनता में विदेशी आक्रमण का भय उत्पन्न कर देना चाहिए, जनता का ध्यान विदेशी घटना की ओर जो है वो आकृष्ट कर देना चाहिए। और जब विदेशी आक्रमण का भय होता है तो जनता में देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है और उस समय जनता फिर अपनी घरेलू समस्याओं को भूल जाती है। तो ये जो उपाय है, इस उपाय का सहारा आधुनिक समय के शासक भी है वो निरंतर करते रहते हैं। जब भी उनको लगता है कि सत्ता के विरुद्ध आक्रोश है जनता में,
तो विदेशी आक्रमण का भय है वो उत्पन्न कर देते हैं, किसी पड़ोसी राज्य के साथ शत्रुता मोल ले लेते हैं। तो ये इस प्रकार के कारण जो उपाय जो अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए सुझाए हैं, ये आज भी प्रासंगिक हैं और आधुनिक समय में के शासक भी इन उपायों का प्रयोग जो है वो क्रांति को रोकने के लिए करते हैं। आप सबका धन्यवाद। थैंक्स।